सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नून लीग के बयानिए का बोझ भारी से भारी तर और बोझ उठाने वाले कंधे कम से कम तर होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ की इब्तिदा जलील शरपूरी और उनके हम ख्यालों ने की थी, जो पंजाब से निकलकर अब बलूचिस्तान तक जा पहुंची है। और नून लीग के दौर में कई अहम ओहदों पर रहने वाले अब्दुल कादिर बलोच ने भी खुलकर इस बयानिए से इख्तिलाफ कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं को किसी के इख्तिलाफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए तो शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर अब्दुल कादिर बलोच आईनी और जमहूरी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। ये उनका अपना जाती फैसला है। ये उनको जो भी वो इसका बोझ अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते इस जमहूरी और आईनी बयानिए का, तो फिर वो आराम से घर बैठ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी कहा कि अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफा देना चाहें तो उनकी अपनी मर्जी है। माहौल को ठीक रखने के लिए सनाउल्लाह ज़हरी साहब उसमें शिरकत ना करें। अगर वो सिर्फ इसी वाक़े को बुनियाद बना के कोई कदम उठाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। जब से पीडीएम का आगाज हुआ है उस वक्त से हुकूमती वुज़रा और नून लीग में से शीन लीग निकलने का तासुर दे रहे थे। तारीखें भी इस सिलसिले में बताई जा रही थी कि कब तक नून में से शीन निकल जाएगी। क्या कहा जा रहा था, जरा ये सुनिए। मुस्लिम लीग शीन बन के रहेगी। मैं जो डेट दे चुका हूँ 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की मुस्लिम लीग शीन बनेगी। मगर आज हमने जो मनाजिर देखे उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद हुकूमती वुज़रा की ये पेश गोइयां बिल्कुल गलत साबित होंगी। आज नून लीग की क़यादत और शरीफ फैमिली बिल्कुल मुत्तहिद दिखाई दी। मरियम नवाज एहतसाब अदालत पहुंची और हमजा शहबाज शरीफ को गले लगाकर इजहार यकजहती किया। कहा कि शरीफ खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा ही रहेगा। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों के लिए पैगाम है कि हम इकट्ठे हैं। अब नजर आ रहा है कि वजीर आजम किस तरह से इंतकाम ले रहे हैं। क्या कहा उन्होंने वहां पर, सुनिए। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। तो अयाज सादिक ने जो बयान दिया था उसके बाद उनके बयान के तासुर को शायद जाहिर करने के लिए मरीम नवाज यहां पर पहुंची। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से मुलाकात की और दूसरी जानिब बिलावल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। 15 नवंबर को वहां पर इंतखाब होना है। इस वक्त हमारे साथ निसार खोड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ साहब, इस वक्त जो नून लीग की इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अयाज सादिक साहब के बयान के बाद पूरे पीडीएम पस मंजर में चला गया था और तमाम तर तवज्जो उस बयान ने हासिल कर ली थी। आपको लगता है मरियम साहिबा आज उस तासुर को जाहिर करने के लिए पहुंची, शहबाज शरीफ साहब से मिली, हमजा शहबाज से मिली, तो एज पार्टी एक अच्छा तासुर उन्होंने अपने कारकुनान और रहनुमाओं के लिए सेट किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसका असर जायल करने के लिए वहां पहुंची। अयाज सादिक ने जब से बयान दिया हैं वो ओहदेदार हैं, शहबाज शरीफ साहब उस पार्टी के ओहदेदार। अयाज सादिक साहब के बयान का असर जायल करने के लिए मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब से जाके मिलती है, ये कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आता। अयाज सादिक साहब भी एक पॉलिटिशियन है, वो स्पीकर रहे हैं असेंबली के। उन्होंने अपनी एक बात कही थी असेंबली में और असेंबली में तकरारी होती हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया, हुकूमत खफा हो गई, बौखला गई और उनके ऊपर गद्दारी और पता नहीं क्या क्या ये सिलसिले चल रहे हैं। देखिए, आपको समझना चाहिए कि असेंबली में तकारीर होती हैं, इस तकारीर का कॉग्निजेंस कोर्ट भी नहीं लेता। और फवाद चौधरी साहब ने भी सामने कह दिया, खुलकर कह दिया, वो उनके वफाकी वजीर हैं जिन्होंने कहा है कि जी अहमद सादिक साहब ने, अयाज सादिक साहब ने आर्मी के लिए तो कोई बात ही नहीं की, उनका नाम ही नहीं लिया। हुकूमत ने छोड़ा किसी को, अभिनंदन साहब को हुकूमत ने छोड़ा, ये काम हुकूमत का है, उसमें किसी इदारे जो भी हैं वो भी हुकूमत के मातहत है ना। इमरान खान खुद कहते रहे कि जी मेरे साथ इदारे पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं, इदारे मेरे साथ हैं, इदारे मेरे साथ हैं, वो कहे जाता है सुबह शाम। तो अगर छोड़ा है तो इमरान खान ने छोड़ा है, इमरान खान के हुक्म पर छोड़ा गया होगा। इसमें क्या, कहाँ इदारे की कहाँ से बात आ गई? इमरान खान ने कहा तो छोड़ा होगा ना। अब वजीर आजम अगर छोड़ता है
और कहता है कि मैंने गुडविल क्रिएट किया है, तो फिर मैं इसको क्या समझूं? मोदी का सहूलतकार क्यों ना कहूं इमरान खान साहब को, कि अगर मोदी को राजी करने के लिए, गुडविल पैदा करने के लिए उनका गिरफ्तार शुदा पायलट, गिरफ्तार शुदा सब कुछ वापस हो रहा है, तो फिर मैं क्या कहूं? ये मोदी की दोस्ताना बातें है ना, मोदी के साथ दोस्ती का मजहर है। ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब की बात करो ना, शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान की बात करो ना, ये इदारे इमरान खान से अलग तो नहीं है, उनके सुपीरियर तो नहीं है ना। ठीक है, चलें खोड़ो साहब, आपका पॉइंट आपकी तरफ में जरा वापस आता हूं। सदाकत साहब, अब ये आपके सिर्फ शेख रशीद साहब नहीं बल्कि दूसरे वज़रा भी ये बातें कर रहे थे कि ये शीन अलग हो जाएगी, नून में से शीन निकल जाएगी, तारीखें भी दी जा रही थी, लेकिन आज जो मनाजिर हमने देखे, बहुत इत्तेहाद, बहुत यकजहती है पूरी शरीफ फैमिली में। एक ही है, मरियम साहिबा ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया वहां से आप लोगों को। देखें जी, कोई मरियम और शहबाज शरीफ साहब मिलें या मुखालिफ हों, ये उनके घर का और पार्टी का मामला है। बिकॉज पार्टी भी उनके घर की है, ज़ाहिर है घर के ही सारे अहदेदार हैं, तो वो तो चले कोई इतना इररिलेवेंट है उनका आपस में मिलना या एक दूसरे गुड कॉप बैड कॉप खेलें या इकट्ठे मिलें। असल बात जो खोड़ो साहब ने की कि ये कोई मसला नहीं है असेंबली में तकरीर करने का। जाहिर है असेंबली में तकरीर करने का अगर कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंस पहुंचे और आप एक जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पूरी दुनिया में अपने बयानी को मजबूत करने के लिए और अपने आप को एक जिम्मेदार इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर साबित करने के लिए आपने अगर एक गुडविल सेक्शन में एक पायलट को छोड़ा तो क्या कर लेते? अगर पायलट इसका क्या हो जाना था? तो छोड़ा और इसमें रियासत के तमाम इदारे ऑन बोर्ड थे, डिसीजन दायर प्राइम मिनिस्टर का था। इसमें जितनी अचीवमेंट थी, हमारी मिलिट्री अस्करी अचीवमेंट थी, हमारी सफारती अचीवमेंट थी, हमारी इंटरनेशनल नैरेटिव की अचीवमेंट थी, उसको एक बंदा खाक में मिला देता है और दुश्मन को जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, अगर उसका चेहरा इस पे खिल उठता है और उसको इस बात में से बातें निकालने का मौका मिलता है, तो मेरा ख्याल है हर जी शऊर आदमी इस बात को ना सिर्फ कंडेम करेगा बल्कि इसको बहुत ही ज्यादा इसको सीरियस लेगा। तो ये जो चीज है जी, सदाकत साहब आपकी आवाज़ सही तौर पे नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। तो खोड़ो साहब, ये ज़ाहिर एक तसलसल चला आ रहा है। हमने गुजरावाला में पहली बार खिताब किया, उसके बाद कराची में तो खिताब कर ही नहीं सके, फिर कोयटा में उनका खिताब हुआ। इदारों को हिट तो नून लीग कर रही है, बयानिया तो इदारों के खिलाफ उनका है। जलील शरफूरी साहब और उनके हम ख्याल नून लीग से अलग हुए, उसके बाद अब अब्दुल कादिर बलोच साहब का इख्तिलाफ जिस तरह से खुलकर सामने आया, उससे ज़ाहिर बलूचिस्तान में उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा और वो पीडीएम में चूंकि आपके साथ ही मौजूद हैं तो इस तहरीक को भी नुकसान पहुंच सकता है फिर इस बयानी से। देखें, गुजारिश ये है कि हम शुरू करते हैं 2018 से। नवाज शरीफ साहब वालों ने अपना टर्म पूरा किया, इलेक्शन का मुंतजर थी सारी कौम। इलेक्शन ने नतायज को मुतनाज़ा बना दिया, आरटीएस का अनाउंस करके और उसको फेलियर करार दे दिया गया। हमारे यहाँ वैसे ही इनसिक्योरिटी है सियासत में, और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ थोड़ी सी खेल तमाशा होता है तो फिर सवालात तो उठते हैं। इन सारे खेल तमाशों के बावजूद इमरान खान को पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी नहीं मिली। वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, वो माइनॉरिटी पार्टी हैं, वो मेजर ग्रुप भले होंगे लेकिन मेजॉरिटी नहीं है। फिर उसके साथ उसको उसमें लोग मिला दिए गए और ये हुकूमत बन गई। उस पर बात निकली कि ये सिलेक्टेड है। अब सिलेक्टेड कहते 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 वो चिढ़ खाने लगे सिलेक्ट के नाम से। फिर सिलेक्टर का जिक्र आया, फिर सिलेक्टर्स के लिए कहा गया कि ये कौन है सिलेक्टर्स। और नवाज शरीफ साहब ने एपीएस में वो जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, एपीसी थी या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी जी, उसमें पहली दफ़ा उन्होंने जिक्र कर दिया इस चीज़ का। फिर उसने गुजरांवाला में रिपीट किया, फिर बलूचिस्तान में रिपीट किया। मौजू क्या कि सियासत को इंटरफेरेंस से पाक करो, लेकिन खोड़ो साहब माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाने उसी में 2018 के इलेक्शन के किरदार था। नतीजे में तो सिंध नाम में तो आपकी आया हुकूमत बनी, जहांगीर सिद्दीकी का, फिर क्या जहांगीर तरीन का, वो उस जहांगीर हुकूमत तरीन को भी आप साहब का। सिलेक्टेड हुकूमत कहेंगे या सिंध के नताइज आपको कबूल हैं और विफाक के आपको कबूल नहीं है?
जी खोड़ो साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए खोड़ो साहब को रिकनेक्ट करते हैं। तो सदाकत साहब, अब ये जाहिर है इलेक्शन 2000 बात कर रहे हैं खोड़ो साहब के, वहां से ये धांधली का आगाज हुआ। आपकी जमात मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, असेंबली में लाकर बिठा दिया गया। माजी में भी जब इस तरह के हुक्मरान आए उनके खिलाफ भी तनकीद होती रही है, तो अब इसलिए खान साहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या जवाब दें? लेकिन जो आपने सवाल किया था उसका तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी आवाज उन तक नहीं जा पा रही, शायद वो भी रिकनेक्ट कर रहे हैं उनको, फिर कर रहे हैं उनको, फिर उसका जवाब दें। मेरा भी वही सवाल है कि आप इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला ये दोनों करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और उस इलेक्शन के रिजल्ट में हम मरकज में आते हैं, हम पंजाब में आते हैं, वो तो इलेक्शन ठीक नहीं है। ये अगर आ जाते हैं सिंध में तो वो इलेक्शन पाक हो गया। वही मेरा ख्याल है कोई इनकी बात का जवाब नहीं है, इनकी बात के पास कोई इनका पास जवाब नहीं है। ये बिला जवाब बात है। 2013 के इलेक्शन को ये ठीक समझते हैं जिसमें ज्यादा पिटीशन आई थी, ज्यादा उसमें एतराज आया था, और अभी के इलेक्शन जिसमें पिटीशन भी कम आई है और ज्यादा पीटीआई की आई है, उनमें इनको एतराज है। मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है। फिर अगर इनको इलेक्शन अनफेयर लगता था तो ये किसी एवेन्यू पे जाते, किसी जगह पे जाके, किसी फोरम पे जाके एतराज करते, किसी फोरम पे जाके उसको प्रूव करते। जैसे हमने अगर दांडी पे शोर शराबा किया तो हमने प्रूव करने की पूरी कोशिश की। हमने एक जुडिशल कमीशन बनवाया, उसके सामने सबूत रखे, हम साबित कर सके या ना कर सके। ये तो ऐसे ही है, मतलब ये इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन फेयर है और हार जाए तो इलेक्शन अनफेयर है। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ, आ गए खोड़ो साहब भी हमारे साथ ही। खोड़ो साहब, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पीटीआई, अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप इनको माइनॉरिटी पार्टी समझते हैं, तो फिर इनहाउस चेंज लाएं असेंबली में, फिर क्यों आप चेंज नहीं कर सके? और सिंध हुकूमत क्या वो सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो भी 2018 के इलेक्शन के नतीजे में कायम हुई है? कह रहा हूँ, इन्होंने एक मिनट, एक सेकंड जनाब, अभी इन्होंने खुद माना कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या ग्रुप तो हैं। मेजॉरिटी का लफ्ज इन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया, मेजॉरिटी का लफ्ज इन्होंने खुद इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहते हैं उसको, मेजर ग्रुप कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। पंजाब में पीएमएलएन ज्यादा थी, पीटीआई कम थी, फिर हुकूमत किसी और की बन गई। नेशनल असेंबली में पहले ऐसे वाकये हुए, पैट्रियट बनाई गई, चाहे सूबे सिंध में बनाई गई हो या वफाक में बनाई गई हो, ये पहले हुआ था। उस वक्त भी माइनॉरिटी थी क्यू लीग, उस वक्त भी मेजर पॉलिटिकल ग्रुप तो हो सकता था लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने पैट्रियट बनाई किसी पार्टी को तोड़ के। अब इन्होंने बना लिए अपने साथ इंडिपेंडेंट बना दिए। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे ना, पिटीशन, इस इलेक्शन रूल्स में बाकायदा लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल इतने अरसे में फैसला करेंगे। अभी तक एक फैसला आया ट्रिब्यूनल का? अभी तक ट्रिब्यूनल ने पूछा कि भाई आना है या नहीं है, नहीं तो हम इस केसों को डिस्चार्ज करते हैं। खोड़ो साहब, ये सारी चीजें देखिए 2008 में जब आप इलेक्शन जीते थे तो आप लोग भी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास भी नहीं थी, आपने भी एमक्यूएम और दूसरे इत्तेहादियों को मिलाकर अपनी हुकूमत बनाई थी, तो फिर इन पर ये एतराज क्यों है? ठीक है, मैंने पहले कहा हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई। ये कोalition गवर्नमेंट मुख्तलिफ पार्टीज पर मुश्तमिल थी। हमने कब नहीं कहा कि गवर्नमेंट नहीं थी, हमने कहा। अब ये इनके साथ एमक्यूएम पाकिस्तान मिली हुई है, क्यू लीग मिली, और कुछ और आजाद लोग भी मिल गए इनके साथ। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि भाई हम ज्यादा बड़ा ग्रुप थे लेकिन हमारे से लोग छीने गए। ये इल्जाम है। मैं तो सिंध में बैठा हूं इसलिए मैं इल्जाम इस तरह से नहीं लगा सकता, लेकिन जनरली ये तासुर तो मिलता है ना कि हाँ जी, एक मेजर पॉलिटिकल ग्रुप को सपोर्ट करके और यूं किया गया। अब ये इल्जाम लगा आपके इस सारी करतूतों पर। जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, किसी ने कहा जी ब्रीफ केस भर के ले गए और ये हुआ वो हुआ। मैं उसमें नहीं जानता, मैं ऐनी गवाह तो नहीं हूं ना, ऐनी गवाह नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन ये तासुर है। लेकिन छोड़ो इस सारी चीज को, 2-2.5 साल में इनकी कारकर्दगी मुतासर कर नहीं रही। इनके 100 दिन का फेलियर इनके सामने पड़ा है कि जी 100 दिन में ये चीजें करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद 2.25 साल है और हालत विगरगू हो गई है।
ये डॉलर महंगा, ये पेट्रोल महंगा, ये फला महंगा, ये रोजगार महंगा, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें जो हैं, इतना सारा लेने के बाद, इतना सारा कर्जा उठाने के बाद, इतनी सारी इमदाद मिली, उसके बाद भी अवाम को कोई रिलीफ अगर नहीं मिलता तो यकीनन लोग चिल्लाएंगे ना, लोग कहेंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है, हम पाकिस्तान में तो बेहतर उम्मीद रख के चलते हैं। अब ये थोड़ी है कि हम रोजाना बैठ के अपने बच्चों को भूखा, लोग अपने बच्चे बेचने पे आ गए हैं। अभी कह रहे हैं कि जी अब सब ठीक है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत डिसअपॉइंट कर रही है, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, इसलिए हमें फिर से मौका दिया जाए कि हम वोट कर सकें, हम फैसला कर सकें। ठीक है खोड़ो साहब, ये आपके जो आपने ये पॉइंट उठाए ये बिल्कुल सही है, और उस पर सदाकत साहब से जवाब भी लेंगे कि ये अवामी मसाइल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बार बार बताना क्यों पड़ रहा है आपकी पार्टी को कि शरीफ फैमिली एक है, शीन और मीम अलग अलग नहीं है, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इनके वज़रा को सुबह शाम यही प्रोपेगेंडा करते हैं, नून में से शीन निकलेगी, अलग हो गए हैं, दोनों भाइयों में इख्तलाफ हो गए हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। वरना फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट भी है, और नवाज शरीफ साहब पर और इस फैमिली पर अवाम का एतमाद है, अपने वोटरों का एतमाद है, अपने कारकुनों का एतमाद है, और यही उसूल है, जिस पर अवाम को एतमाद हो वही लीडर है, अवाम का एतमाद ना हो तो वो लीडर नहीं बन सकता, सीधी बात है। लेकिन सिद्दीक साहब, पहले जलील शरफूरी साहब और उनके हमख्याल लोग उन्होंने इख्तिलाफ किया मियाँ साहब के बयानी से, अब्दुल कादिर बलोच साहब का इख्तिलाफ सबके सामने है, फिर उनके बारे में जो बयानात एहसन इकबाल साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को फिक्र ही नहीं है, कोई पार्टी रहनुमा इख्तिलाफ करे उसको मुतमईन भी करना है, उसको तसल्ली भी देनी है, और पार्टी के साथ रखकर उसको चलना है। लेकिन उस बयानिए के साथ अगर कोई इख्तिलाफ कर रहा है तो आप लोग तो उसको कह रहे हैं कि आप घर जा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बयानिए से इख्तिलाफ या पार्टी के मामलात में इख्तिलाफ मजलिस आमला में होते हैं, पार्लिमानी पार्टी में बात अपनी राय पेश की जाती है। टीवी पर आकर जब इख्तिलाफात की नौबत आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुतल्लिका बंदा जो है वो पार्टी के साथ नहीं चल रहा, इसलिए उसके सामने ये ऑप्शन रखा जाता है कि अगर आपको इस बयानिए से इख्तिलाफ है, यानी पूरी पार्टी और उसकी लीडरशिप एक ही बात कह रही है कि आइन ने जिन जिन को जो जो किरदार दिया हुआ है, जिसका जो जो इख्तियारात हैं वो उसके मुताबिक चले। अब इससे अगर किसी को इख्तिलाफ है तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आइन पर कोई नहीं चलता, आइन से हटकर कोई मुदाखलत करता है तो उसकी तो हम उसे अपोज करेंगे, उसकी वजह से ही मुल्क के मसाइल जो हैं बढ़ते हैं। आइन से मावरा जब किरदार अदा किए गए, मुल्क आधा चला गया, सियाचिन हमसे चला गया, दरिया हमसे चले गए, कारगिल में हम हार गए। आइन में जब तक चाहे सिविलियन हो चाहे दूसरे इदारे हों, आइन के अंदर रहेंगे, यही मुल्क की बका की जामिन है, यही मुल्क की तरक्की की जामिन है, आइन पर अमल दरामद जामिन है, खुशहाली का जामिन भी है। सिद्दीक साहब, एक ऐसे वक्त में जब आपकी जमात पीडीएम का हिस्सा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं और मुत्तहिद भी इस वक्त हैं, ऐसे वक्त में अगर आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा और ज़ाहिर बलूचिस्तान में एक यहाँ बड़ा नाम है अब्दुल कादिर बलोच साहब का, इस लेवल के रहनुमा अगर इख्तिलाफ करेंगे या पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते रहेंगे तो फिर ये तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी तहरीक को भी, आपकी जमात को भी, खासतौर पर बलूचिस्तान में। देखिए हमारी तहरीक को अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि जो इस आइन के मुताबिक बयानिए से इख्तलाफ करेगा उसे नुकसान पहुंचेगा। हमारे लोग तो शामिल हुए हैं, बलूचिस्तान में शामिल हुए हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए दीजिए कि बहुत देर से मैं शामिल हुआ हूँ। हमारे बयानिए के साथ अवाम मुत्तफिक हैं, हमारे बयानिए के साथ कारकुन मुत्तफिक हैं। अगर किसी वजह से कोई मुत्तफिक, मैंने अर्ज़ किया, नहीं होता तो वो ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। जहाँ इतने पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जहाँ इतने करोड़ों लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हो सकता है किसी को किसी वक्त इख्तिलाफ हो, किसी वक्त कोई कहे ये पानी गहरा है, मैं इसमें तैर नहीं सकता, तो वो अलग हो जाए, कोई बात नहीं है। या फिर वो लाइफ जैकेट पहन के आ जाए हमारे साथ, तैरना चाहिए मुश्किल वक्त में। हम आइन से हट के अगर नवाज शरीफ ने बात की हो, शहबाज शरीफ ने बात की हो, हमारी लीडरशिप ने बात की हो, आइन से हट के हम बात करें कि नहीं आइन कोई थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें ऐड करना चाह रहे थे। सर मैं कह रहा हूं कि ये अपनी
किसी जमात का जो बयानिया है वो उसने सोच समझ के बयानिया रखा होगा ना। अगर पार्टी के अंदरून में कोई खलफशार हो जाता है, किसी की इस्तीफा आ जाती है, किसी को छोड़ने की बातें आती हैं, तो वो पार्टी अपने अंदर खुद उसका फैसला कर सकती है ना। कौम को इसका खमियाजा क्यों भुगतना? आप कौम को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? कौम तो इकट्ठी हुई है इमरान खान के खिलाफ। पीपुल्स पार्टी ने पहल की, एपीसी मंगाई, इकट्ठा सारा कुछ किया इस वजह से कि लोगों का था कि हम तंग आ गए हैं, मुसीबत आजम से हम तंग आए हुए हैं, और हम करके और अपनी प्रेशर बनाएं, हम पॉलिटिकल आवाज बने, लोगों की आवाज बने, हुकूमत पर बार डालें और कहें, बाबा दुनिया से कहें, इस पाकिस्तान से कहें, अखलाकी प्रेशर बढ़ाएं कि हम इलेक्शन चाहते हैं टाइम से पहले। लेकिन खोड़ साहब, वो जमहूरी तर्ज पर जो जमातें चलती हैं, जब उनका कोई बयानिया तय होता है तो उस पर तमाम सीनियर मेंबरान को एतमाद में लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि हम इस बयानिए पर अब आगे लेकर ये तहरीक चलाएंगे। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग ने वो बयानिया सब पर इम्पोज कर दिया है, उस पर तो सीनियर रहनुमाओं से राय नहीं ली गई है, इसलिए फिर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखें, बात सुने, आपको किसने कहा है जनाब, आपको किसने कहा कि सुपर इम्पोज किया गया है? हाँ, हो सकता है उन्होंने सबसे राय ली होगी, सबको बताया होगा, हो सकता है उस राय पे कोई मुत्तफिक नहीं हुआ हो, कोई हुआ हो मुत्तफिक। आप कैसे कह सकते हैं कि इम्पोज किया गया है? वो उनका पार्टी का अंदरून मसला है, उन अंदरून मसले को उन्होंने खुद टैकल किया होगा, उसके बाद अवाम के पास जा रहे हैं। ये जो जलसों में खड़े होकर तकीर करना, यह है अवाम को बताना। पार्टी की मीटिंग्स होती रही हैं उनसे पहले, उसमें मैं क्या कह सकता हूं? अब अपने अपनी पार्टी के मसाइल खुद अपनी पार्टियां अंदर से हल करती है। मुझे शुक्र है कि पीपुल्स पार्टी क्लियर है, जमहूरी डिमांड कर रही है, इलेक्शंस की बात कर रही है, अवाम की दाद रसी कर रही है, उसकी आवाज बन रही है, अवाम का साथ दे रही है, अवाम का सहारा बन रही है, और ये हम चाहते हैं कि इसी तरह से सिलसिला चले। ठीक है, तो सिद्दीक साहब, अभी अब्दुल कादिर बलोच साहब के बाद कुछ और ऐसे नाम तो नहीं है जो अभी आगे भी सामने आ सकते हैं, जो इस वक्त आपकी पार्टी के इस नजरिए से इख्तिलाफ कर रहे हो, जिनके लिए इस बयानिए का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो? मैं आपसे अर्ज करूँ, आप फिर ये शरकपुरी साहब जो हैं, जब 1999 में जमहूरी हुकूमत का तख्ता परवेज़ मुशर्रफ ने उल्टा, ये उस वक्त भी चले गए थे, फिर मिन्नतें करके शामिल हुए तो मियाँ साहब ने इन्हें शामिल कर लिया था, फिर इनको परेशानी हो गई। अब्दुल कादिर बलोच साहब ठीक, उनका पस मंज़र जो भी है, उन पर पार्टी ने मेहरबानी भी की, सेनेटर भी बनाया, उसके बाद उनको ओहदे भी दिए, सारी बात है। अगर वो इस वक्त देखें, या तो अब्दुल कादिर बलोच साहब ये कहें कि इमरान खान ने जो वाशिंगटन में बैठ के कहा कि हमारी फ़ौज तरबियत देती रही है दहशतगर्दों को, उस वक्त क्या हुआ जब इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में ये कहा ईरान को कि जी हमारी सरजमीन से दहशतगर्द आपकी तरफ आते रहे हैं। जब इमरान खान ने यहाँ से अभिनंदन को छोड़ा इलेक्शन कैंपेन मोदी की उसको मजबूत करने के लिए, जब 350 कैदी अभिनंदन के बाद मजीद छोड़ दिए इलेक्शन कैंपेन में, जब इमरान खान ने मोदी को वोट दिया सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए, उस वक्त किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। अभी फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा में हमने जो कुछ किया है, सारे वो मुहिब वतन है। और अगर नवाज शरीफ ने या हमारे एक स्पीकर ने एक बात कह दी, वो भी एक अपना वजीर खारजा के हवाले से, सारे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं कि नहीं जी ये है। भाई नवाज शरीफ ने, अगर मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर कहा हो कि आइन कोई चीज़ नहीं है, फिर आप वो इख्तलाफ करें, लेकिन अगर आइन की पासदारी पे कोई इख्तलाफ करता है तो 100 दफ़ा इख्तलाफ करें। ठीक है, पर हम उसको नहीं मानेंगे, उसकी नहीं मानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक फारूक साहब, निसार खोड़ो साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक लेते हैं। मुल्की सियासत पर तो हमने बात की, अब अमरीकी सियासत पर कुछ बात करेंगे, जहां सदारती इंतखाब होना है। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन मुकाबला है और किसको इस वक्त बज़ाहिर बरतरी हासिल है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पूरी दुनिया की तरह इस वक्त पाकिस्तान भर की नजरें भी कल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात पर लगी हुई हैं, क्योंकि इन इंतखाबात के नताइज से पाकिस्तान की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी पर भी बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। नया अमरीकी सदर क्या पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता होगा? क्या अफगानिस्तान में अमन की बहाली के अमल में पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां बरकरार रहेंगी? क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में नई अमरीकी इंतजामिया मुआविन साबित हो सकती है? क्या खित्ते में भारत की बालादस्ती के लिए अमरीकी कोशिशें जारी रहेंगी? इन सारे सवालों के जवाब भी 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाब के साथ ही जुड़े हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अपने इख्तिदार की इब्तिदा में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान देने के बाद ट्रंप इंतजामिया अब खुलकर अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ करती है। और काफी अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से कोई सख्त बयान भी नहीं आया और ना ही डू मोर की बात की जा रही है। अमेरिका में होने वाले अब तक के सर्वे ये बताते हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी वाज़े बरतरी हासिल है। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह सर्वे रिपोर्ट्स इस बार भी गलत साबित हो सकती हैं, जब सर्वेस खिलाफ आने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए थे। वजीर आजम इमरान खान से जब इससे मुतालिक सवाल हुआ कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, तो उनका वाज़े जवाब था कि अवामी हिमायत इस वक्त जो बाइडन के साथ है। सदर ओबामा के दौर में जब जो बाइडन नायब सदर थे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन थे। दोनों ममालिक के दरमियान डायलॉग भी जारी था, जिससे पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत हुए थे। इसलिए यह भी तवक्को की जा रही है कि अगर जो बाइडन जीतेंगे तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। सदारती इंतखाबात की अर्ली वोटिंग में ट्रंप के मुकाबले में बाइडन का पलड़ा भी इस वक्त बज़ाहिर भारी लग रहा है। ग्राउंड पर सूरत हाल है क्या? फैसल अजीज खान साहब चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और बड़े करीब से अमरीकी इलेक्शंस को देख रहे हैं, उनसे ही वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। तो फैसल साहब, ग्राउंड पर इस रियलिटी क्या है? किस किस स्टेट में इस वक्त जो बाइडन की हिमायत ज्यादा है, कहां कहां ट्रंप का पलड़ा भारी है? क्या इस वक्त सूरत हाल आप वहां देख रहे हैं? देखिए, मैंने अमेरिका की 4 स्टेट्स के अंदर इस गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर काम किया, लोगों से मिला और ओवरऑल मीडिया क्या कर रहा है, पोल्स क्या हो रहे हैं। और यहाँ इस वक्त मैं वाशिंगटन में मौजूद हूँ, जो मैंने कल और परसों 2 दिन गुजारे हैं, उसमें सिनेरियो अब वाज़े तौर पर ही नजर आ रहा है कि जो बाइडन की जो टीम है वो फंड रेजिंग कर रही है हुकूमत बनाने के लिए। यानी कि जो पोल्स बता रहे हैं कि बाइडन आगे हैं, तो उनकी टीम अब इलेक्शन की जो फंड रेजिंग थी उससे अगले एक स्टेप आगे आ गई है और हुकूमत बनाने के लिए जो 2 महीने का टाइम होता है उसके लिए फंड रेजिंग कर रही है। तो ऐसा लगता है कि बाइडन मुस्तहकम पोजीशन में है, उनकी टीम भी मुस्तहकम पोजीशन में है। उसका एक साइन ये भी है कि जो ट्रंप होटल है वाशिंगटन में, वहां पे सेलिब्रेशंस पहले से प्लान की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने, लेकिन वो कल मंसूख कर दी हैं और वो अब सेलिब्रेशन के बजाय वो व्हाइट हाउस के अंदर रहेंगे। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल एक तरफ है, दूसरी सूरत हाल ये है कि वाशिंगटन के ग्राउंड पर सारी सड़कों पे अक्सर जगहों के ऊपर रास्ते बंद हैं, किए गए हैं, व्हाइट हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं और जो ऑफिसेज हैं, वर्ल्ड बैंक के ऑफिसेज, IMF के ऑफिसेज और सरकारी ऑफिसेज, उनके जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं उनके शीशों के ऊपर तख्ते लगा दिए गए हैं। यानी कि रिएक्शन आ सकता है और रिएक्शन को बचाने के लिए उन्होंने मोटे मोटे तख्ते लकड़ी के लगाए और पूरी दीवारें शील्ड कर दी हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप ने किसी हद तक हार तस्लीम कर ली है। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली उनका हार तस्लीम करना बहुत बहुत मुश्किल है। उसकी वजह है कि व्हाइट सुप्रीमेसी का जो उन्होंने नारा लगाया हुआ है, बड़ी तादाद में स्टेट्स के अंदर जो लोकल गोरा है वो वेपन के साथ भी है, वो इंतजार के साथ भी है और वो एक माइंडसेट के साथ है। वो इस माइंडसेट के साथ है कि इमिग्रेंट्स इस मुल्क के अंदर ऊपर आ रहे हैं, स्पेनिश इस मुल्क में आगे आ रहे हैं, मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गोरा पीछे जा रहा है। तो लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो मामला हो रहा है। कोविड जो है वो कहीं पीछे है और कोविड के यहाँ बिल्कुल। इसी से मुतालिक मैं सवाल करना चाहता हूं, जो पिछले 7-8 माह की सूरत हाल रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो कोविड को लेकर थी उस पर बहुत तनकीद भी हुई, उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया, क्या वो भी उनकी जो पॉपुलैरिटी कम हुई है उसकी एक वजह बनी है इस इलेक्शन में? देखिए, जो गोरा है लोकल वो कोविड को नहीं मानता, वो बिल्कुल ऐसे ही है जो उनका लीडर कहे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो उनको खुद कोविड पॉजिटिव हुआ और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बाहर आ गए और उन्होंने कहा ये फ्लू है, तो जो लोकल गोरा है, जो देहात के अंदर है, जो किसान है, जो यहाँ का बेसिकली 65-70% है,
वो इस चीज को नहीं मानते कि कोविड कोई चीज है। बाइडेन इसको मानते हैं, बाइडेन की टीम इसको मानती है, आम अमेरिकन मानते हैं। और वो उनका कहना ये है कि ये जो 1,80,000 और 90,000 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये 3 तारीख के बाद इस तरह के केसेस नहीं होंगे। ये एक पूरी रायमा क्रिएट की गई है, ये डोनाल्ड ट्रम्प एंड कंपनी का कहना है। अब उनका जो नैरेटिव है और बाइडेन का जो नैरेटिव है, उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क है। तो कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है यहाँ पर, सिवाय इसके कि डॉक्टर्स को भी उन्होंने अभी बाइडेन ने 4 दिन पहले बहुत टारगेट किया कि जो मरीज जो इंतकाल कर जाए, किसी की हलाकत हो जाए, तो अमेरिकन डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कोविड के अंदर इसकी हलाकत हो रही है, तो उसको उस तरह से सीरियस नहीं ले गया। लेकिन बहरहाल एक सीरियस मैटर है। और डोनाल्ड ट्रंप जब 4 साल पहले जब सदर बने थे, उस वक्त उन्होंने इब्तिदा में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सख्त और जारहाना जबान भी उस वक्त इस्तेमाल की थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामी का बेहतर हुआ था। जो बाइडन बराक ओबामा के साथ काफ़ी अरसे तक काम कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है अगर जो बाइडन आते हैं, अमेरिका के अगले सदर होते हैं, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक स्टेप आगे जा सकते हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स इलेक्शन के अंदर फॉरेन अफेयर्स डिस्कस हुआ ही नहीं है इस पूरे कैंपेन में। बेरोजगारी डिस्कस हुई है, व्हाइट सुप्रीमेसी डिस्कस हुई है, मईशत को डिस्कस किया गया है, जो मलेशिया आ गए हैं उनको डिस्कस किया गया है, इमिग्रेंट्स की पॉलिसीज को डिस्कस किया गया है। किसी ऐसी चीज को डिस्कस नहीं किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान या और दुनिया के ममालिक के मामला हों। तो फॉरेन पॉलिसी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाइडन ने चूंकि कश्मीर को 2 दफा 3 दफा डिस्कस किया और उनके जो लीडर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इंडिया के साथ मसाइल सॉल्व करना चाहिए। साथ ही मुसलमानों के हवाले से भी उन्होंने इस तरह की बातें की। बल्कि बाइडन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस जो है इलेक्शन कैंपेन के अंदर दोहराई हैं, कही हैं, और जो वर्चुअल जूम कॉन्फ्रेंसेस हुई है उसके अंदर भी उन्होंने जो है वो मुसलमानों के हक में बात की है। तो ये बड़ा एक फर्क है। लेकिन अब देखते हैं कि बाइडन के आने के बाद सिनेरियो पाकिस्तान के हक में कैसे होता है। लेकिन जो अक्सरियत पाकिस्तानियों की है न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, वर्जीनिया में, वो ज्यादातर मैंने खुद जिनसे बात की वो बाइडन की तरफ है और वो ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, इमिग्रेंट्स की पॉलिसीज के खिलाफ है। और फैसल साहब, मुसलमानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी को हटाकर जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडियंस हैं, जो कश्मीरीज हैं और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, वो इस वक्त वो भी बाइडन को सपोर्ट कर रही हैं इस इलेक्शन में? इंडियंस पहले तो ट्रंप के साथ थे, लेकिन इमिग्रेंट्स पॉलिसी की वजह से बड़ी तादाद के अंदर बड़ी टॉप मैनेजमेंट में जो लोग थे उनको वापस जाना पड़ा है और ट्रंप ने इमिग्रेंट्स की पॉलिसी चेंज की थी तो इंडियंस को वापस जाना पड़ा है। कुछ इंडियंस ट्रंप के साथ हैं, कुछ इंडियंस जो हैं वो बाइडन के साथ हैं। लेकिन अक्सरियत हम अगर पाकिस्तानियों के देखें तो वो उनकी अक्सरियत बाइडन के पास है। कुछ 10-20% जो है वो ये सोचते हैं कि हमें अमेरिका में रहना है और हमें पाकिस्तान का क्या ख्याल और हम पाकिस्तान की फिक्र क्यों करें। वो बाइडन के साथ नजर आते हैं और उनकी मंतक बहुत डिफरेंट किस्म की है कि अब हमारा वहां से पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रहा और हम अमेरिका में हैं और बहुत अच्छी पॉलिसी जो है वो ट्रंप की रही है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ वो होना चाहिए, तो उनकी पॉलिसी अलग है। लेकिन इंडियंस जो है वो डिवाइड हैं, वो अब उस तरह नहीं है ट्रंप के साथ जैसे कि मोदी के वक्त में, जब मोदी यहाँ पर आए थे उस वक्त साथ थे। सही। तो फैसल साहब, ये जो कोविड का एक दौर आया था उसने अमेरिकी इकोनॉमी को भी बड़ा डेंट लगाया, मईशत को अमेरिका की भी बड़ा धचका लगाया। तो जो बाइडन अगर अगले सदर बनते हैं उनके लिए क्या मौशी तौर पर चैलेंजेस होंगे कुछ अमेरिका की मईशत को लेकर, उसको दोबारा स्टेबल करने के हवाले से? देखिए, दोनों सूरतें, दोनों के पास एक ही सूरत हाल होगी। मईशत को, बेरोजगारी को, जॉब क्रिएशन को, इन सारे मामला को ठीक करने का बाइडन आए उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर ट्रंप ही कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नारा चल रहा था जो मैंने प्रोग्राम्स की, इंटरव्यू किए, वोट देंगे बाइडन को लेकिन जीतेगा ट्रंप। अच्छा, ये एक अजीब बात है क्योंकि 2016 के अंदर पे यही हुआ कि वोट उनको दिया, लेकिन ज्यादा वोट लेने के बावजूद भी ट्रंप जो थे, कम वोट लेने के बाद भी ट्रंप जीत गए थे और हिलरी हार गई थी। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि ये जो बड़े चैलेंजेस हैं, लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ट्रंप बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सबको बेरोजगारी अनाउंस किया, यहाँ पर उन्होंने भी पैकेजेस अनाउंस किए हैं, उन्होंने लोन्स अनाउंस किए हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, होटल इंडस्ट्री को, एविएशन को बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं और वो एक बिजनेसमैन है तो वो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं।
और बाइडन के पास ये तजुर्बा नहीं है, उनको मुश्किल होगी। लेकिन बहरहाल जो यहाँ पे अमेरिका की पॉलिसीज होती हैं और थिंक टैंक्स होते हैं, वो चीजों को हैंडल करने में होते हैं। अच्छा, हुकूमत बनाने जब एक कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चीनी साजिश करार दिया था, और ज़ाहिर अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो सबके सामने हैं। तो बाइडन की चाइना को लेकर पॉलिसी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो भी वही सोच रखते हैं या कुछ एक सॉफ्ट अप्रोच है उनकी चाइना को लेकर? बाइडन जो है वो एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी, उनकी जितनी डिबेट्स मैंने सुनी, अखबारों में छपा, लोगों के बारे में बात हुई, वो सबके साथ एक ऐसा रवैया चाहते हैं जिसमें अमेरिका का हाथ अपर हो, वो मुकाबला नहीं चाहते। तो चाइना से भी बाइडन अगर आ जाते हैं तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे चाइना को नीचे दिखाया जाए, और वो समझते हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका और चाइना बराबर आ गए हैं, और वो उनकी जो है जिस तरह से उन्होंने टकराया टेक्नोलॉजी के मामले में, ट्रेड के मामले में, फॉरेन अफेयर्स के मामले में, वो टकराना नहीं चाहिए था और अमेरिका को अपर हैंड रखना चाहिए, और जैसे दुनिया में उसके सुपर पावर वाली पोजीशन है उसको बरकरार रखना चाहिए। तो बाइडन डायलॉग की तरफ जाएंगे और डायलॉग वाली ही बातें कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीचेस में भी डायलॉग की बातें करते रहे हैं, दुनिया भर में अमन की बातें करते रहे। और फैसल, जिस तरह बाइडन ने कश्मीर का भी जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद को सालसी के लिए भी पेश कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो बाइडन मसले कश्मीर को किस तरह से देखते हैं? उनके नजदीक इस मामले को हल किया जा सकता है मुस्तकबिल में? देखिए, जो गुफ्तगू हमने ट्रंप की सुनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ गुफ्तगू में, वो उन्होंने सालिसी की पेशकश की, लेकिन उससे आगे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई कश्मीर को उन्होंने उस तरह से मसले को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके सोल्यूशन की बातें उन्होंने मीडिया में नहीं की, सिवाय इसके कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान कहे तो मैं सालिसी कर सकता हूँ। इस हद तक 3 मरतबा ट्रंप आए। बाइडन ने इस कैंपेन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी से, बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर 2-3 उन्होंने बहुत बड़े डिसीजंस लिए। एक तो उन्होंने मुस्लिम फॉर बाइडन बनाया, और मुस्लिम फॉर बाइडन के अंदर पाकिस्तानी को बहुत बड़ा रोल दिया है, उन्होंने फंड जमा किए हैं और इस वक्त भी वो फंड जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। वो पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर बहुत एग्रेसिवली बाइडन और उनकी टीम से बात करते रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी को एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आएंगे अगर मैं जीत जाता हूं तो, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी के कश्मीर से मुतालिक और मसाइल जो है, इकोनॉमी से मुतालिक मसाइल जो, इमदाद से मुतालिक मसाइल जो है, उसको पॉजिटिवली हल करने की तरफ जाएंगे। तो बाइडन सॉफ्टली लगता है ऐसा है कि चूंकि पाकिस्तानी अमेरिकन उनकी टीम में शामिल हैं और बड़ी हद तक आगे तक शामिल है, उसमें एपी पैक इदारा है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज साहब मौजूद थे और अमेरिका में मौजूद हैं, और आगाह कर रहे थे कि अब जो बाइडन की हुकूमत बनाने की तैयारियां वहां पर अब शुरू की जा चुकी हैं उनकी पार्टी की जानिब से, और पाकिस्तान में भी अब तैयारियां शुरू हो रही हैं, और वो तैयारियां कोरोना के खिलाफ इकदाम को मजीद सख्त करने की। क्या सूरत हाल रहेगी, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर मजीद तेज होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1123 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं, और 2 माह बाद अब मुस्बत केसेस की शरह 4% तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 12 हलाकतें भी हुई हैं, और वज़ीर आज़म ने अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें मुख्तलिफ सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे, और वहाँ पर यह तय किया जाएगा कि अब कोरोना के खिलाफ SOPs को मजीद कितना सख्त और करना चाहिए कि मईशत पर भी उससे असर ना पड़े, और कोरोना के खिलाफ इकदाम भी तेज़ किए जा सकें और इस पर काबू भी पाया जा सके। जो मौजूदा सूरत हाल में डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डाउ यूनिवर्सिटी के माहिर तिब हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं सूरत हाल में। डॉक्टर सईद साहब, ये अब शरह 4% तक पहुँच चुकी है कोरोना की। 2 माह पहले हमने देखा था जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस वबा पर हम काबू पाने के करीब पहुँच गए। अब ये सेकेंड वेव आई है और ये बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है। 1123 केसेस 24 घंटे में सामने आ गए। ये क्यों ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो रही है? SOPs को लोग फॉलो नहीं कर रहे, या उस वक्त लॉकडाउन को जल्दी खत्म किया गया? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे मदऊ किया। यकीनन जिस तरह आपने इब्तिदाई कलमात में फरमाया कि कोरोना का जो सेकंड वेव है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और मिड ऑफ सितंबर तक ये हालात थे कि तकरीबन नंबर्स काफ़ी कम हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि हमने काबू पा लिया है। लेकिन आवाम की शमूलियत के बगैर कोरोना पे काबू पाना नामुमकिन है। हुकूमत, बाकी सारे इदारे,
गवर्नमेंट और मीडिया अहम रोल प्ले कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शमूलियत और अहमियत जो है आवाम का रोल है, जो कि वक्त के साथ साथ कम होता चला जा रहा है। अगर आप देखें एसओपीज में बहुत कमी आ गई है, बल्कि कुछ जगहों पे तो ना होने के बराबर है। काफी लोग एसओपीज को बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और वो ये समझ बैठे हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया है और कोरोना ने दूसरा वार कर लिया है, जिसकी वजह से काफी नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसमें एक अहम वजह मजीद मौसम का भी है, क्योंकि मौसम में जिस तरह ठंडा होता चला जाएगा, कोरोना के लिए इसकी अफजाइश जो है और आसान होती चली जाएगी। और अगर हम एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे तो अच्छा यही है कि ये नंबर मजीद बढ़ सकते हैं। तो सही साहब, जिस वक्त कोरोना का आगाज़ हुआ था, वे केसेस सामने आना शुरू हुए थे मार्च अप्रैल में, उस वक्त मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, उस वक्त मौसम थोड़ा बेहतर था, मुतदिल था। उस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था, मुख्तलिफ रिसर्चेस सामने आ रही थी कि जैसे जैसे मौसम गर्म होगा ये कम होगा। तो ये मौसम गर्म होने की उसकी शिद्दत की वजह से ही कम हुआ था, या जो लॉकडाउन मुल्क में जिस तरह से किया गया, जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, उसकी वजह से कम हुआ था, और अब मौसम सर्द होने की वजह से दोबारा वापस आ रहा है। मौसम किस हद तक इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? मौसम एक हद तक फैक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहा है कि वो एक फैक्टर है, लेकिन ज्यादा अहम जो है वो एसओपीज है। मौसम मतलब जिस्म के बाहर वायरस के ज्यादा सरफेसेस पे ज्यादा रहने में अहम रोल प्ले कर सकता है, लेकिन वंस वो जिस्म में दाखिल हो गया एक से दूसरे, तो उसमें मौसम का रोल नहीं है। जब तक हम एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे, मौसम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एक मतलब जिसको करें 1-2% वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन 80 और 90% अहम जो रोल है वो एसओपीज पे अमल है। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, हाथ का धोना, ये ऐसे अवामिल हैं जिस पे हम अमल करते हुए इस पे काबू पा सकते हैं। लेकिन मौसम एक हद तक रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह मौसम ठंडा होता चला जाता है, लोग क्लोज होते चले जाते हैं, साथ साथ रहते हैं, और चीज़ों का इस्तेमाल ऐसा होता है कि लोग कॉमन यूज करते हैं चीज़ें, उससे ये है कि कांटेक्ट बढ़ जाता है मौसम के ठंडे। लेकिन सही सब अब एसओपीज का इस्तेमाल को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों के रवैये को फिर तब्दील कैसे किया जाए? जब गवर्नमेंट लॉकडाउन इंपोज करती है तो लोग बहालत मजबूरी एसओपीज को फॉलो करते हैं, लेकिन जब लोगों की अपनी चॉइस पर छोड़ दिया जाता है तो फिर वो एसओपीज फॉलो नहीं करते। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कोरोना को हकीकत ही नहीं मानता, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इसको बहुत ही लाइट लेता है, इसको सीरियस नहीं लेता। तो फिर लोगों के बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए? हमारा एक आलमिया ये है, जब तक खुद पे ना गुजरे तब तक हम किसी का दर्द का एहसास नहीं करते। अगर किसी को इसको सीरियस नहीं लेते तो उसको, अगर वो हॉस्पिटल का जायजा लें, वो आईसीयूज में जाके पेशेंट को देखे कि किस अजियत से वो गुजर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मौत के मुंह में चले गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब सीरियस हालात में हैं। तो ये एक सीरियस बीमारी है और एक मुसलमा हकीकत है, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। और अगर हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि किसी न किसी दिन हम में से, हमारे में प्यारे जो है इसमें से इफेक्ट हो सकते हैं, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जब तक हम इसका अमल नहीं करेंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि अब डॉक्टर्स की सजेशन क्या है गवर्नमेंट को? क्या फिर से उसी तरह लॉकडाउन जिस तरह पहले रहा है 3-4-5 महीने बहुत सख्त लॉकडाउन, वही एक बार फिर लगाया जाए, या फिर लोगों को पाबंद किया जाए कि वो एसओपीज को फॉलो करें, लॉकडाउन इतना सख्त ना हो और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी चलती रहें? डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करेंगे अब गवर्नमेंट को? मैंने जिस तरह कहा कि आवाम के इश्तराक से कोई चीज़ उसके बगैर नहीं हो सकती। तो अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तब भी अगर आवाम उस पर अमल नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं निकलेंगे। इसलिए जिस तरह आप जिस तरह कर रहे हैं, मीडिया अहम रोल प्ले कर रहा है कि अवेयरनेस हम बढ़ा रहे हैं, मुसलसल हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। आप लाइव जो है हॉस्पिटल्स के सीन दिखा रहे हैं, मरीजों को दिखा रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत, वो कहते हैं जिहाद है, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। तो इस अवेयरनेस को हम मजीद इसको स्ट्रेंथन करें, उसको एम्फसाइज करें, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिसीजन ले रही है तो वो जो अमल जो हमसे तकादा कर रही है कि हम उसका हिस्सा बने, जो गवर्नमेंट वो एक्सपर्ट से अपने ओपिनियन लेके पॉलिसी बनाती है तो वो उस पर हम अमल करें और अपना हिस्सा इसमें डालें। और डॉक्टर साहब, इस 7-8 माह में अब तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन दरियाफ्त ना होने की क्या वजह है? पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, चाइना में, अमेरिका में, रशिया में, पाकिस्तान में भी, तो अभी तक कोई तजुर्बा कामयाब नहीं हो सका, कोई मेडिसिन नहीं आ सकी, कोई वैक्सीन नहीं आ सकी। इस हवाले से आपकी क्या राय, क्यों नहीं आ पा रही, कामयाबी क्यों नहीं मिल रही इसमें? इसको अगर मैं ऐसा देख लूं कि एक मतलब 6-7 माह में हमने मास्क पहनना शुरू नहीं किया, और हमने मास्क पहनने के तैयार नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए, दवाई आ जाए, तो ये पूरा एक्सपेक्टेशन है। यकीनन साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम अरसा है। दवाई ईजाद करने के लिए, वैक्सीन ईजाद के लिए बहुत कम मुद्दत है।
वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन बनने से ज्यादा उसका इस काबिल होना कि वो प्रोटेक्टिव है, इसमें रिसर्च चाहिए, उसमें ट्रायल चाहिए, वो ट्रायल से गुजर रही है। जब तक वो सेफ डिक्लेयर ना हो और करामत डिक्लेयर ना हो तो आप आवाम को नहीं दे सकते। तो आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है साइंटिस्ट से कि मतलब 6-7 महीने हुए दवाई बन जाए, वैक्सीन बन जाए, लेकिन अगर उनको आप कहें कि वो मास्क पहन लें या हाथ धो लें, ठीक है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। डॉक्टर साहब, जब से एक कोरोना वायरस आया है, उस तमाम लोगों की तवज्जो बहुत ज़्यादा कोरोना की तरफ हो गई, तो फिर डेंगू ने भी सर उठा लिया। खासतौर पर कराची में पिछले कुछ दिनों में बड़े केसेस सामने आए। तो कोरोना की तरफ तो तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ जो सीजनल बीमारियाँ हैं दूसरी, जिस तरह डेंगू अब दोबारा से एक बार फिर बड़ी शिद्दत के साथ आ गई है, तो इस पर फिर कैसे काबू पाया जा सकता है? क्या यही SOPs जो हम कोरोना में फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह की SOPs दूसरी बीमारियों से बचाव का सबब भी बन सकती हैं? मतलब कोरोना को मैं एक चीज कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि भाई बुरी चीज तो है लेकिन अच्छी चीजें कुछ ये हुई कि उसने हमें सफाई का एक दर्ज दिया कि भाई सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कौम जो है ना, सफाई हमारे ईमान का तो हिस्सा है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कचरा ही कचरा नजर आता है। तो वो एक चीज ऐसी है जो उसको हमें सिखा के जा रहा है कि सफाई बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस चीज पे जानसियत के उसूलों पे अमल करें तो हम तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोरोना का अफेयर इतना ज्यादा हो गया जिससे बाकी जो बीमारियां है ना वो सप्रेस हो गई या उसको तवज्जो कम हो गई। तो हमें चाहिए कि डॉक्टर साहब, खासतौर पर डेंगू की अगर आप कुछ बात करनी, चूंकि डेंगू पिछले कुछ दिनों में कराची में बहुत ज्यादा लोगों में फैल रहा है, तो फिर इससे कैसे बचाव मुमकिन है? चूंकि कोरोना से तो हम सफाई इख्तियार करके बच सकते हैं, लेकिन ये इसका मच्छर तो पैदा ही साफ पानी में होता है। हाँ, लेकिन मच्छर खुद तो गंदी चीज है ना, मच्छर के अफजाइश को हम रोकें और जहां जहां पे हमें नजर आए कि भाई मच्छर पल रहे हैं, ऐसा पानी खुला ना छोड़ें। साफ पानी अगर हम खुला छोड़ेंगे तब भी सही नहीं है। और ऐसे जब हम जहाँ पे हमारी मतलब रिहाइश है वहाँ मच्छर की आमद को रोकें, ऐसे जालियाँ यूज करें कि मच्छर की आमद ना हो और जायश इसको जो है उसको खात्मा करें। सही। और मच्छर जी। और अब ये जो मौसम जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, दिन में कुछ गर्म मौसम होता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मौसम तब्दील हो जाता है। अब इसमें लोग वैसे भी जो सीजनल बीमारियां होती हैं उनसे किस तरह बच सकते हैं? क्या क्या एहतियाती तदाबीर लोगों को इख्तियार करनी चाहिए? किन किन चीज़ों के खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए? एक अगर जनरली आप लोगों के लिए बता सकें। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, मुतादी जिसको हम बीमारियां कहते हैं, वो यूजुअली क्लोज कांटेक्ट, सांस लेने की कोई बीमारियां हैं या फिजिकल कांटेक्ट से होती हैं कि एक से दूसरे बंदे मुंतकिल होती हैं। तो ठंडे मौसम में यूजुअली ये होता है कि फासले जो हैं या लोग एक साथ बहुत सारे लोग एक घर में ज्यादा लोग रहते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट कम हो जाता है, जिस वजह से बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि सफाई का खास ख्याल रखें और जो है साफ हवा का इंतजाम करें, घर में साफ और ताज़ा हवा आती रहे। और खाने पीने में हमें ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बना रखे और उसको मजबूत रखें, कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। कोई भी अगर बीमारी होना या कोई बीमारी डेंगू, इससे हम इसलिए बच सकते हैं कि हमारा अपना जिस्म अगर कुदरती तौर पे मजबूत रहेगा तो ना फिर हमें किसी वैक्सीन की जरूरत रहेगी ना कोई दवाई की जरूरत रहेगी, बल्कि हम कुदरती तौर पे उस बीमारी का फाइट कर सकते हैं और उसको आराम से उससे बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डाउ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि लोगों को एक बार फिर सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ ना जाए, अगर लोग सिर्फ इन SOPs को ही फॉलो कर लें तो फिर हम कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।